This is the PCB 12 of Murnal sir economy notes for the prelims, especially yes, Raftar batch is going for the prelims always. So this is ended just before few weeks. Okay, so it is a newest batch which are ended, and for the prelims and for the economy, मुरनाल सर जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता, और उनकी नोट्स के बराबर ना कोई बुक्स है, ना मतलब पूरे मार्केट में आप कहीं भी चले जाइए, इट इज द बेस्ट एंड इट वाज द बेस्ट. और बिकॉज देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज द बेस्ट, बिकॉज फॉर द प्रीलिम्स this single notes cover the theory, current, NCERT, budget, economic survey, everything including PYQ. So all over things which are you needed for the prelims exam, either you are giving the UPSC or CDS. UPSC means especially I am talking about the IAS exam, IAS prelims, CDS, CAPF or any state exams. Even for the banking you can refer for this. Okay, so this is the best for the prelims. Okay, so पूरे मार्केट में आप चले जाइए, राजेंद्र नगर हो गया आपका या कहीं भी, इकोनॉमी के लिए इससे मतलब इसके सारे कॉपीज आपको मिल जाएंगे बिकते हुई, इतनी ज्यादा पॉपुलर है मुरनाल सर के नोट्स. सो वी विल डिस्कस दिस एंड वन मोर थिंग आई हैव लुक्ड इन मुरनाल सर नोट्स दैट कि मुरनाल सर जी ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर भी किया है. लाइक मुरनाल सर हैव आल्सो कवर द पेरिफेरल एरिया, नॉट जस्ट इकोनॉमिक कंटेंट. ओके, सो जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, दीज ऑल आर कवर्ड अंडर दिस. सो कॉम्प्रिहेंसिव नोट से इसीलिए इतना रेफर भी किया जाता है. अराउंड 1200 पेजेस हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट वी नो दैट इन द, इसमें 6 पिलर्स होते हैं 1200 में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पिलर 1. पिलर 1 से एवरी वर्ड मुरनाल सर के नोट से आप जो सॉल्व कर सकते हैं वो 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं केवल मुरनाल सर के नोट से. अगर उसमें से 7 क्वेश्चन आते हैं या 8 आते हैं तो 5, 6, 7 आप सॉल्व कर सकते हैं मुरनाल सर के नोट से. अगर सर के नोट से नहीं सॉल्व होगा तो बहुत ही लेस चांस है किसी और के नोट से सॉल्व होगा, बिकॉज कि मुरनाल सर ने इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर भी बहुत अच्छे से कवर किया है. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट द वेस्टिंग द टाइम एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस एंड ऑल राइट अबाउट दिस नोट्स, about this PDF, about this content are recovered with the Unacademy and Murnal sir. And if there is any issue about the copyright and anything, I will request to Unacademy and sir that they will contact me and I will delete this video instantly. Okay, तुरंत मैं delete कर दूंगा, no issue about that. Okay, so let us start because भाई मेहनत किया है सर ने, so this is not is correct कि मैं मतलब without उनके, I had message to sir but I know that they have not received. मैंने उनसे मैसेज किया था कि क्या मैं डिस्कस कर सकता हूँ, but it's okay. I have started. I have seen the video that on the YouTube are uploaded already. So I have started this and I hope sir will understand because मैंने भी उन्हीं से पढ़ा है. Okay, so let us start now. पिलर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान लगा के देखना और हम बहुत अच्छे से करेंगे भी. ये प्रीलिम्स के लिए ही एक्सक्लूसिवली होता है, मेंस के लिए अलग से सर का कोर्स आता है. आप अनअकैडमी पर जाएंगे तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं. अभी तो अनअकैडमी की फीस. द फर्स्ट थिंग्स व्हाट वी विल रीड इन दिस इज द money system and we will read in this book the evolution of the money from the barter to Bitcoin. Barter means exchange of the commodity, need के according. तुम्हें टमाटर की जरूरत है, मुझे गेहूं की जरूरत है, चलो एक्सचेंज कर लेते हैं. तो दिस इज द बार्टर सिस्टम. यू नीड ग्रेन, आई नीड समथिंग एल्स, लेट अस एक्सचेंज. ओके, इफ वी बोथ एग्रीड, ओके, यू नीड राइस, आई नीड टमेटो, यू हैव टमेटो, लेट अस एक्सचेंज बोथ. So this is the barter system. Now Bitcoin, which are only and exclusively work over the internet. So how this system have evolved from the barter to Bitcoin, we will read in the pillar 1 and the money systems. Okay, so the first I have told you what is the barter system, which are vastu binimay pranali. Sorry for the Hindi. So it is mostly depend on the needs of both the parties, evolved in the exchange. This exchange should be in the form of commodities. Okay, and what is the disadvantage of that? So just think, just give the peace to your mind and think that कि what would be the disadvantage. First disadvantage would be कि दोनों तरफ नीड होनी चाहिए दोनों की चीजों की. अगर तुम्हारे पास टमाटर है, you have a tomato, okay, but I don't need tomato, so what? So for the tomato I have to search. Okay, even you need rice, I have rice. Even you need rice, but I don't need tomato. Your tomato I don't need. So I will not give you to my rice. Rather than I will choose to search the tomatoes, and you have to go and search the someone who need tomatoes. So these things increase the searchable cost, time. Okay,
सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत है, दोनों तरफ नीड होनी चाहिए, बोथ शुड बी नीडेड द प्रोडक्ट व्हाट हैव विथ देम। ओके, सो इफ देयर नो कोइंसिडेंस, कहते हैं ना कोइंसिडेंस से मिल गए हम, सो ये बहुत ज्यादा, और कोइंसिडेंस तो बहुत हजार में कहीं एक बार होता है। सो इफ दिस कोइंसिडेंस डजंट मीट, तो यू हैव नीड टू बी सर्च फॉर द कोइंसिडेंस, मतलब लक के बेस पे चलना ही चलना। एंड दिस इंक्रीज द सर्चेबल कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज आल्सो वेरी वेरी हाई वुड बी हाई, बिकॉज जब तक किस्मत नहीं मिलती तब तक सर्च करना है आपको, और किस्मत पता नहीं कब मिले दोनों के साथ में, ठीक है। एंड द नेक्स्ट डिसएडवांटेज अबाउट दैट इज द पेरिसेबल कमोडिटीज, व्हाट वुड हैपन टू द टमेटो, वो तो खराब हो जाएगा। एंड व्हेन द टमेटो विल बी रोटन इट इज द रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वैल्यू, वो तो टमेटो वाला भूखा मर जाएगा, टमेटो तो खराब हो गया ना, टमाटर खराब हो गया उसका, अब उसको राइस चाहिए था, लेकिन राइस वाले को टमेटो नहीं चाहिए था, अब वो ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जिसको टमेटो चाहिए और राइस भी होनी चाहिए उसके पास। अब अगर उसको नहीं मिलता तो 2-4-10 दिन में टमाटर खराब हो जाता है, वो भूखा रह जाएगा। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। एंड थर्ड एंड फोर्थ इज द इट डिड नॉट और डजंट encourage specialization and division of labor. How would be the division and specialization of labor? अगर उसको एक बार उसका टमाटर मान लो खराब हो गया, once he lost the value of his tomato, next time he will choose that कि I will grow rice with the tomato because I have searched the rice but I didn't find out. So there would be no specialization, there would be no division of labor. Okay, and if there would be no division of labor, there would be no development of the science technology. जो भी आज डेवलप हुआ there would be not happen if there would be not a money. तो मनी ने क्या क्या किया आप समझ सकते हैं. Okay, and this is saying that कि barter system was first introduced by the Mesopotamian tribes. Okay, so this is the barter system and its disadvantage. I hope you have understood. Next topic is about the functions of. अब देखो barter system के इतने disadvantage थे and कहते हैं कि आवश्यकता इन्वेंशन की जननी होती है. देयर समथिंग इज लाइक दैट सेइंग इन द मार्केट, आपने सुना ही होगा कभी ना कभी. सो मनी एंड इट फंक्शन. सो बार्टर सिस्टम हैज मच डिसएडवांटेज एंड टू सॉल्व डिसएडवांटेज मनी वाज इंट्रोड्यूस, मनी वाज इन्वेंटेड. ओके, सो मनी वाज इन्वेंटेड फॉर व्हाट फंक्शन? For the functions of mainly function, which are the primary function. You need to remember that these are the two are the primary functions of the money. Okay, ये आपको याद ही रखना है कि these are the two of the primary function, secondary function. ये दो तो आपको याद रखना है. Contingent function if you will forget even, so there is no need to be much worry because if you will remember two of this primary function and secondary function. Okay, and third is the contingent function. So primary function, the functions of money mainly for this money was invented. This is primary function. So first function is the measurement of value. What would be the value of tomato? What would be the value of rice? What would be the value of gold? So all these things value can be measured in the terms of money. 100 rupees, 1 lakh rupees, all these are can be measure, and this is the primary function because this is a very very important function of money. Okay, so this is the primary function to measurement of value of anything. You can value everything in the terms of money including love. Okay, and a secondary function is that medium of exchange. देखो टमाटर की जरूरत है, राइस की, मुझे राइस की जरूरत है, तुम्हें टमाटर की जरूरत है. सो आई विल सेल द समवन हु नीड टमाटर्स, यू विल सेल द समवन हु नीड राइस, एंड यू विल गो फॉर यू विल कम विथ मी, you will give me rupees and I will give you tomatoes. Okay, so searchable cost, what would be the in the disadvantage in the barter system? It would be decrease. मतलब लेन देन में बहुत ज्यादा इजी हो गया. मीडियम ऑफ इट इज वर्किंग एज अ मीडियम. मनी की खुद की कोई वैल्यू नहीं है. You just remember that except the metallic money have no values. Money have value because it represent the commodity, it represent the something or any मतलब something or some, you can say that कि something or any worth, any capital. That's why money have values. Okay, so it's work as a medium of exchange. You can sell something and you can buy something through the money. Okay, so these are the two most important function of the money and these are the called the primary function of the money. सो यम स्क्वायर से याद रखेंगे आपको मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ
values are the two primary functions of the money. Okay. First time I am using the laptop for the video recording, so sometime you will see that कि यहाँ थोड़ा interruption हो रहा है, but it would be okay in after half an hour, so don't be sad. Okay. So प्राइमरी फंक्शन यम स्क्वायर से आपको याद रखना है कि मेजरमेंट ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट वुड बी द सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी फंक्शन ये तो हो गया कि हाँ इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है आप मनी का, ठीक है. तो व्हाट वुड बी द सेकेंडरी फंक्शन. ओके, स्टोर ऑफ वैल्यूज. स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स आपके पास मान लीजिए 100 kg grain है, you have grain of 100 kg. If you will store the grain in your house, it is a high chance that it could get rotten and it could get wasted and they can be eaten by the insects. So there is a high chance that there is a loss of values. But if you will sell this and you will get the 10,000 rupees, which are equal to 100 kg of grain in the money terms, you can store that. You have worked hard, okay? So you can store your salaries, you can store your capital money, you can store everything by selling and in the terms of money. So this is the secondary function. Okay, so store of value, just remember that. The second secondary function would be deferred payments. Deferred payments means इंस्टॉलमेंट. आपने आईफोन लिया, यू हैव बाउट द आईफोन, प्राइस 2 लाख. ओके, यू हैव बाउट द आईफोन, यू हैव गिवन द लाइक जो 10,000 एंड नेक्स्ट यू सेड दैट कि आई विल पे इन टर्म्स ऑफ EMI एंड ऑल दिस थिंग. तो डिफर्ड पेमेंट, अगर आपके पास ग्रेन होता तो यू कैन नॉट से दैट कि I will give you grain something like that and I will give you grain with the times. So no, you can do the EMI systems, you can defer payments through the money. Okay, so this is the secondary function of the money. Okay, and third secondary function is that, थोड़ा अभी टाइम लग रहा है, आप गुस्सा मत होइएगा, इस पे हाथ नहीं चल रहा मेरा इतना ज़्यादा. तो you have see that ki store of value and I have explained the deferred payments in the terms of installment, in the terms of EMI. If you have a money, you can use the money for the deferred payments. Okay, and the second is the transfer of value. Let us think that you are working, you have accumulated some money or earn some money, now you want to transfer to your home, so you can transfer. अगर मान लो you have cultivation only, so you will transfer the grain and means it would be very high costable to transfer the grain. Okay, but to transfer 1,000 rupees, it is very very easy. Okay, so transfer of value, you can transfer the value of anything. You can transfer the value of anything, for the value of grain, value of gold, value of diamond, all these things you can transfer through the money. So this is it. तो STD आप याद रखना इसको, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड डिफर्ड पेमेंट. डिफर्ड पेमेंट मीन्स EMI सिस्टम, ऐसे याद रखो. डिफर्ड मतलब EMI, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब मनी ट्रांसफर करना, स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब डिपॉजिट करना. सो दीज ऑल थिंग्स यू कैन रिमेंबर दैट. अभी स्पीड भी पकड़ेंगे, इतना ज्यादा मत सोचना कि बहुत स्लो चल रहा है. थर्ड जो कंटिंजेंट फंक्शन है, इससे एडेड फंक्शन कह सकते हैं आप. बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, जो भी आपका फाइनेंशियल मार्केट चल रहा है, शेयर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इन सब का बेसिस क्या है, या लोन आप लेते हो, डिपॉजिट करते हो, ये सब मनी है तभी तो पॉसिबल है. विदाउट मनी इट वुड बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक टू डू दैट. सो जनरेटिंग द क्रेडिट सिस्टम एंड वर्किंग डिपॉजिट, लोन, फाइनेंशियल मार्केट, बाइंग द शेयर, बॉन्ड्स, दीज ऑल आर possible because of the discovery of the money. So first is the basis of credit system. Okay, second is the employing the factor of production like land, labor, capital, entrepreneurs. So all these things you can employ
Okay, you can employ the labor. Okay, if you will employ the labor, you can pay them in the form of salary. Okay, for the entrepreneurship, you can pay them in form of interest. Okay, so for the land, you can pay in the form of rent, and all these things will be in the form of money. So for the employing the labor or employing the factor of production, money is very important. Okay, and third is that creation and distribution of national income. How? Taxation system is working on this. Taxation system create the money for the government. अगर कमोडिटी वाला सिस्टम होता तो गवर्नमेंट को इतनी सारी कमोडिटी खरीद कर अब मनी गवर्नमेंट के पास है, दे कैन बाय द कमोडिटी इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ मार्केट. एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, मनी दे दिया गरीब को, पुअर हैव गॉट द मनी, दे कैन बाय द प्रोडक्ट द कमोडिटीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स. ओके, सो दिस इज द कंटिजेंट फंक्शन ऑफ द मनी. तो अब आपको ये सारे याद रखने हैं कि प्राइमरी फंक्शन क्या है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सेकेंडरी फंक्शन मैंने बताया था एसटीडी, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज एंड डिफर्ड पेमेंट्स. एक वर्ड में याद रखो, ज्यादा नहीं उसमें. फिर कंटिजेंट फंक्शन क्या है, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, एम्प्लॉइंग फैक्टर्स ऑफ इनकम एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड. ओके, सो हमने ये देख लिया कि मनी क्यों आई, उसका काम क्या था, व्हाई इट वाज डिस्कवर्ड, ऑल वी हैव सीन दैट. नाउ वी विल सी द इवोल्यूशन ऑफ मनी एंड टाइप्स ऑफ मनी, हाउ मनी इवॉल्व फ्रॉम द बार्टर टू बिटकॉइन एंड व्हाट आर द टाइप्स इन बिटवीन देम. इवॉल्व हुई तो बहुत प्रकार के आए होंगे कॉइन्स. ओके, बहुत प्रकार के मनी सिस्टम डेवलप हुआ होगा विद द टाइम्स. So we will focus on that. So commodity money, you can say that the barter system was based on the commodity system, or commodity money we can say that there. Then metallic money, coins, gold coin, silver coin, राजा महाराजा के जो कॉइन होते थे, these और can be called as a metallic money. Bank money और deposit money, this is the evolution. You can see that this is the evolution of money, how money have evolved with the times. Okay. यस, सो पहले कमोडिटी मनी आई जो कि आई हैव टोल्ड यू कि लाइक अ बार्टर सिस्टम. देन मेटालिक मनी, गोल्ड सिल्वर के कॉइन. देन पेपर, जो आप आज गांधी जी के नोट्स देखते हैं, दीज आर कॉल्ड द पेपर मनी या टोकन करेंसी या रिप्रेजेंटेटिव्स. ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट की जो नोट्स होती है आरबीआई की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है. यूएसए की जो होगी वो यूएसए की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट, दीज आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग. ओके, देन फियाट मनी. फियाट मनी व्हाट इज दैट, इसी को पेपर मनी को कहते हैं. अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फियाट मनी. अभी आप ये देखें. फिर हाउ दिस हैव इवॉल्व. बैंक मनी, बैंक मनी यू कैन से दैट कि क्रेडिट सिस्टम हो गया आपका, डेबिट कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, तो दीज आर वर्किंग लाइक अ बैंक मनी या डिपॉजिट मनी हो गया. ठीक है, अब डिपॉजिट वो आपके बैंक में ऐसे चार्ट होता है, उसमें वो दिखाता है, बट क्या इसका मतलब थोड़ी ना कि वो उस चार्ट में मनी रखा हुआ है, नहीं. दीज आर द डिपॉजिट मनी. देन इवोल्यूशन ऑफ द बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज. क्रिप्टो करेंसी के अंडर हम पढ़ेंगे बिटकॉइन को. Okay, so let us see the commodity money. Commodity money I have already told you that ki the money which are based on the commodities. Okay, buying and selling of the commodities, like commodity money like 1 minute. Seriously, it is very, very hard. So, in commodity money, you will remember one thing that what you meaning of the intrinsic. मैं भी जो बताऊंगा वो इंट्रेंसिक का मनी आप याद रखना. इंट्रेंसिक मतलब कि क्या जो आप मनी यूज कर रहे हैं, क्या उसकी खुद की कोई वैल्यू है. मतलब अगर ये मान ले आज का 500 की नोट्स है, अगर ये डिमोनेटाइज हो जाती है, गवर्नमेंट कहती है अब ये मनी नहीं, तो क्या उस 500 की नोट्स को और कोई वैल्यू है अपनी आप की, अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है अपनी खुद की. वो 500 की 1 रुपए में भी नहीं जाएगा. तो वो आज की जो टोकन करेंसीज है,
जो लीगल टेंडर है, जो कि अगर उसका लीगल टेंडर हटा लिया जाए तो दिस वुड बी नॉट इवन फॉर द 1 रुपीज. देयर हैव नो यूज ऑफ दीज 500 नोट्स ऑफ द डिमोनेटाइज नोट्स. ओके, बट जस्ट थिंक दैट कि पुराने जमाने में जो गोल्ड के कॉइन होते थे राजा महाराजा के, अगर राजा ये भी कहते कि देखो हम पुराने गोल्ड कॉइन को अब यूज नहीं करेंगे, तो क्या वो बिल्कुल खराब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं खराब होगा, क्योंकि अगर वो गोल्ड कॉइन है तो उसको मेल्टिंग करेंगे और उसकी ज्वेलरी बनाकर पहन सकते हैं, तो उसकी खुद की इंट्रेंसिक वैल्यू है, वो उसकी खुद का कोई भी यूज हो सकता है अगर वो गोल्ड की तरह यूज ना हो. बट लेकिन अगर आज के हम पेपर करेंसी की बात करें, इस पे 500 लिखा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कह दे कि ये डिमोनेटाइज हो गई तो उस पेपर का कोई यूज नहीं है. लेकिन अगर गोल्ड कॉइन को कह दे राजा महाराजा की डिमोनेटाइज हो गई तो जनता का कोई भी उसमें नुकसान नहीं है. वो कहेंगे कि हम इसको ज्वेलरी बना लेंगे या इसको और भी तरह से सेल कर सकते हैं. ठीक है, सो गोल्ड कॉइन हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, गोल्ड कॉइन हैव देयर ओन वैल्यूज. ओके, बट द टोकन करेंसी व्हाट वी आर सीइंग टुडे, दे हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यूज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब मान लेना ये कि अगर हम उस मनी को मनी की तरह यूज करने लायक ना रहे तो उसको और किस तरह यूज कर सकते हैं, और क्या वो यूज जब हम करेंगे तो उसकी वैल्यू जितना उस मनी पर लिखा था वो उसके बराबर होगी और उसके नजदीक होगी. इट वुड बी अराउंड दैट. एंड इफ इट इज नॉट देन इट हैव नो इंट्रेंसिक वैल्यू, एंड इफ इट इज देयर हैव अ वैल्यू आफ्टर दैट देन इट हैज इंट्रेंसिक वैल्यूज. सो ये याद रखना आप. सो कमोडिटी मनी इंट्रेंसिक वैल्यू होती थी, यस दे हैव इंट्रेंसिक वैल्यू. If you have golden nuggets and you have not find the buyer, so you can use them in other way. Okay, अगर आपके पास कोको बीन्स है and you are going to sell, and if you have not find the buyer, and even this is not this money, cocoa bean as a money have not worked, you can use to make them chocolate, so they have intrinsic values. Okay, तो कमोडिटी मनी हैव इंट्रेंसिक वैल्यू, ये याद रखना. तो कोको बीन्स हो गया, गोल्ड नजेस्ट हो गए, व्हाइट टीथ हो गए, दीज या फिर कोई प्रीशियस मेटल्स हो गए, दीज हैव इंट्रेंसिक वैल्यू एंड दे आर कॉल्ड द कमोडिटी मनी. ओके, प्रॉब्लम क्या होती थी कि बहुत सारे जैसे कोको बीन्स है वो पेरिसेबल है, इट वुड बी रोटेन इन फ्यू डेज, नॉट यूनिफॉर्म. यू आर यूजिंग द कोको बीन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यू आर यूजिंग द कोको बीन एज अ measurement of value, but what would be the guarantee of that कि any international or any other member or any other community and any other nation would be use cocoa bean as a medium of exchange. So they are not uniform, not pure. In some cases foreigner may not accept. I have already told you that कि may for the cocoa bean and for the precious metals you may have values, but for the foreigner may they did not like, and for them it may have zero values. Okay, so this is the problem about the commodity money. And for the solving the problem, what have come? Metallic money. So for the metallic money, I have told just think that they have intrinsic value. Yes, they would be have intrinsic value. गोल्ड का intrinsic value है. अगर गोल्ड के कॉइन को कॉइन की तरह यूज न किया जाए तो उसकी हम ज्वेलरी भी बना सकते हैं. सो उसका अदर यूज है तो वो इंट्रेंसिक वैल्यू है. ठीक है. सो पहले की गोल्ड कॉइन में क्या होता था कि ये जैसे मान लो गोल्ड कॉइन है तो इसके यूनिफॉर्मिटी का प्रॉब्लम था कमोडिटी मनी में. इस पे अपना किंग कॉइन जो होता था वो सिग्नेचर या अपने फोटो लगा देते थे, और इससे क्या होता था कि ये एक यूनिफॉर्म हो गया और हर किसी को एक्सेप्ट करना है और हर जगह यही कॉइन चलेगी. सो किंग कॉइन स्प्रेड देयर मार्क्स ऑन गोल्ड फॉर द यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रस्ट. ओके, ताकि लोगों को ट्रस्ट बना रहे उस पर और लोग उससे बाइंग एंड सेलिंग करें एंड उसकी शुद्धता पे यकीन हो. अगर किसी किंग का उस पर चेहरा चपका हुआ है, छपा हुआ है, तो लोगों को यकीन होगा. अगर हम बात करें गोल्ड कॉइन की स्पेशली, तो याद रखना कि द फर्स्ट टू हैव इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन वाज द इंडो ग्रीक इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन वाज द गुप्ताज एंड द प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन वाज द कुशानाज. मैंने आपको हिस्ट्री बता दिया. सो दीज थिंग्स यू विल रिमेंबर दैट. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द गुप्ता गोल्ड कॉइन, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समुद्र गुप्ता हु वाज द रूलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से दैट कि द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज शोन एज अ प्लेइंग बीनाज इन द कॉइन्स. ओके, so you will remember that. और standing with the wife, shooting animals, so these are showing, मतलब ऐसा गोल्ड पे से बना देते थे यूनिफॉर्मिटी के लिए. फिर अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो एक किंग होता था, वन ऑफ द रूलर नाम इज इल्तुतमिश. ही इशूड द सिल्वर कॉइन नेम टंका एंड इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से द कॉपर ही हैव इशूड द जित्तल नाम कॉइन, जित्तल. ओके, सो दीज कॉइन आर इशूड बाय द दिल्ली सल्तनत. दे आर आल्सो अंडर द गोल्ड कॉइन. And Sher Shah Suri,
you know that he have issued the rupiah as a silver coin. Okay, and Akbar have issued the coin named मुहर. तो ये याद रखना. बाकी आप यहाँ पर सर ने दिया है कि हिस्ट्री के बुक से आप पढ़ सकते हैं इसको. आर्ट एंड कल्चर में भी आप नितिन सिंघानिया के सर के बुक से पढ़ लिए. ठीक है, तो ये मैंने आपको मेटालिक मनी के बारे में बता दिया. धीरे धीरे अभी इसमें प्रोफिशिएंसी आ जाएगी यूज करने में, तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, सो मेटालिक मनी भी दो प्रकार से होते थे, हिस्ट्री में भी देखेंगे और आज की मनी को भी कंपेयर करें तो दीज आर द टू टाइप्स. मेटालिक मनी है टू टाइप्स. सब कुछ मनी आप देखोगे कि हाँ भाई बहुत अच्छे हिस्ट्री में भी बने हुए थे, बहुत ज्यादा मोटे थे, गोल्ड के कॉइन थे. कोई हिस्ट्री में किंग सिल्वर की कॉइन यूज करता था, कोई लेड का भी कॉइन हैव यूज्ड बाय द सातवाहन डायनेस्टीज. सो दे हैव डिफरेंट वैल्यूज. ओके, देयर इंट्रिंसिक वैल्यू इज आल्सो डिफरेंट. दे आर नॉट इक्वल. Even their face value may be equal but they would be not equal. Face value means value which are written on the coins. मान लो ये 50 पैसा, ये भी 50 पैसा लिखा हुआ, ये भी 50 पैसा हुआ, लेकिन ये क्या है, ये गोल्ड कॉइन है, ये सिल्वर कॉइन है, एंड ये आई हैव टोल्ड यू लेड कॉइन. सो इवन द फेस वैल्यू ऑफ देयर सेम, मार्केट वैल्यू वुड बी सेम, बट देयर इंट्रिंसिक वैल्यू इज नॉट सेम. लेड की इंट्रिंसिक वैल्यू हो सकता है 1 पैसे की इक्वल हो इंसेंट टाइम में, सिल्वर की 25 पैसे की, एंड गोल्ड में है 1 रुपी वैल्यू इंट्रेंसिक. ओके, अगर हम गोल्ड को पैसे की तरह ना यूज करें, वैसे अगर हम यूज करना चाहें तो हो सकता है कोई 1 पैसा भी इसके यूजेबल ना हो. सिल्वर अगर हाँ पैसे की तरह नहीं यूज करें तो हो सकता है कोई 25 पैसे में ले इसको, या 25 पैसे की ज्वेलरी हम बनाए तो ले ले. लेकिन गोल्ड की हो सकता है कि हम इस 50 पैसे की कॉइन को ज्वेलरी में कन्वर्ट करें तो वो 1 रुपए में बिक जाए. ओके, तो हम गोल्ड को कहेंगे कि हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छी थी कॉइन. Okay, so this is the face value and I have told you difference in the intrinsic value even. Now we will see about the full bodied coin and token coins. Token coin, just in one word you can remember that token coin, आज के जो आपके पैसे होते हैं 5 रुपए 10 रुपए के जो सिक्के होते हैं, you can say that कि these are the token coin. And जो राजा महाराजा के टाइम पे जो गोल्ड कॉइन होते थे, they can be called as a full bodied coin. Full bodied coin means ऐसे कॉइन जिनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू मैं 3 से 4 बार समझा चुका. अगर ना समझ में आया तो कमेंट करना, मैं आपको पार्टिकुलरली उसको समझाऊंगा, या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां भी समझा देंगे. तो अगर किसी भी कॉइन की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इफ इट इज अ मोर देन द फेस वैल्यू मीन्स रिटर्न वैल्यू ऑन द कॉइन, देन इट वुड बी फुल बॉडीड कॉइन्स. तो गोल्ड कॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफकोर्स ज्यादा होती है उसकी फेस वैल्यू से. सो what is the intrinsic value I have told you is equal to or more than the face value. Okay, then we will call them full bodied coins. Okay, what would be the token coins? जिनकी intrinsic value जो है, जिनकी जो intrinsic value है वो कम हो जाए किससे, फेस वैल्यू से, तो वो हो जाएगी आपकी टोकन कॉइन. आजकल जो भी कॉइन आपको जो भी करेंसी मिलते हैं, दे ऑल आर कम अंडर द टोकन करेंसी और टोकन कॉइन, बिकॉज दे हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यू बट देयर फेस वैल्यू इज 1000. अब 1000 का कोई ये पेपर लेगा? अगर वो डिमोनेटाइज हो जाए या उसको हम अलग तरीके से यूज करना चाहें तो नहीं लेगा कोई. तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जिसकी 1 रुपए भी नहीं है उसको 1000 में बिक रहा है. समझ रहे हो? सो देज ऑल आर कम्स अंडर द टोकन कॉइन्स एंड टोकन करेंसी. तो मैं ये बता चुका हूं आपको, बाकी आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा होती है तो फुल बॉडीड कॉइन, और इंट्रिंसिक वैल्यू अगर फेस वैल्यू से कम होती है तो टोकन कॉइन्स. डिवेस्टमेंट क्या होता है आप ऐसे समझ लीजिए, जब ये मान लीजिए गोल्ड कॉइन है, ठीक है, अगर इस कॉइन में अभी क्या है 8 ग्राम गोल्ड है, यहाँ पर लिखा है मान लो 8 ग्राम गोल्ड है, लेकिन राजा को कोई प्रॉब्लम हो जाए, गोल्ड ना मिले, वो 1 ग्राम गोल्ड का कॉइन बनाए, लेकिन उस पर फेस वैल्यू सेम रखे, उतना ही मार्केट वैल्यू रखे, तो उसको डिवेस्टमेंट कहेंगे कि उसके अंदर का माल तो कम हो गया, बट क्या हुआ कि उसके अंदर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी उसको कम कर दी गई, उसके अंदर जो मेटल्स था उसको कम कर देगा, दैट्स कॉल्ड द डिवेस्टमेंट. ओके, फिर टोकन का, अगर टोकन कॉइन का सबसे बढ़िया एग्जांपल देखना है तो आपको याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक इंसान आता है एक हिस्ट्री में, he have applied the token coin but it was failed because people did not believe that time and they did not have trust on the rulers.
so they have not accepted that coin. Okay, so in history you will remember that Muhammad bin Tughlaq have issued the token coin, but it was failed because the public, because the market did not accepted that, because they did not like that the gold coin which are 50 paisa, now there would be silver coin or there would be nickel and copper coin, they have also value of 50 paisa, so they have not accepted that. Okay, and they started to accumulate the old gold coin and only use the silver coin, तो इससे वो फेल हो गया पूरा मैटर, कोई इसको लेना ही नहीं चाह रहा था. अगर मॉडर्न इंडियन कॉइन्स की बात करें, जो ये 50 पैसा 10 पैसा, इसमें कॉपर और निकल यूज किया जाता है जिससे डिस्करेज कर सके मेल्टिंग को. ऐसा मतलब कभी कभी न्यूज में आता था कि नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, इवन पाकिस्तान में यहाँ के 5 रुपए का जो मोटा सिक्का होता था ना, उसको ले जाकर वो लोग मेल्टिंग करके उसका ब्लेड बनाते थे, उसका अलग मतलब 4 से 5 ब्लेड बना लेते थे और उसके 5 रुपए में कितना, कम से कम 20 रुपए का काम करते थे, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा थी ना, तो ये ऐसा था. तो इसीलिए उसको मेल्टिंग को रोकने के लिए कॉपर में निकल मिला दिया गया जिससे मेल्टिंग को डिस्करेज किया जा सके. और एक बात याद रखना आप कि गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है, कॉइनेज एक्ट, ये गवर्नमेंट का ही बनाया हुआ एक्ट है जो कि प्रोहिबिट करता है मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स. तो इंडिया में मेल्टिंग, अगर तुम्हारे पास कॉइन्स है तुम उसको मेल्ट नहीं कर सकते, इट इज इलीगल टू मेल्ट दी कॉइन्स. और आज के कॉइन्स को मेल्ट करोगे तो उससे आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेंगे कुछ बनाओगे तो. ठीक है, अब हम देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉइन. मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर भी इसको एक बार देख लें. मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा. प्रीशियस मेटल्स जो होते थे या प्रीशियस मेटल्स कॉइन्स जो होते थे उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी. ऑफ कोर्स दे हैव इंट्रिंसिक वैल्यू. Either you use it as a money or you can melt them and make them jewelries and you can use them. So they have intrinsic values. But the paper currency, the token currency, the token coin, what we are seeing today, you cannot use currency note as a paper to write a diary book. Okay, you cannot use them, and even if you use them is like that, their value will be no or very very negligible, negative. Okay. सो पेपर कॉइन, पेपर देखो शॉर्टकट में याद रखो, अगर रट्टा मारो कि हाँ पेपर कॉइन, पेपर करेंसीज, सॉरी पेपर कॉइन, टोकन करेंसीज, पेपर करेंसीज हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यू और नेग्लिजिबल इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रीशियस मेटल कॉइन्स हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, ऐसे रट्टा मारो बच्चों की तरह. ओके, तो वो हो गया. अब हम बात करते हैं पेपर मनी की. इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी नहीं होगी, कोई इसका और कोई यूज नहीं है मनी के अलावा. अब हम बात करेंगे फियाट मनी के कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो इस पेपर मनी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं, ये ऐसा एक मनी हो गया और इस पे लिख दिया गवर्नमेंट ने कि ये 1000 का है और ये मार्केट में चल रहा है. ये पेपर क्यों चल रहा है, इसको क्यों, इसकी तो कोई इस पेपर की कोई 1 रुपए में भी नहीं लेगा, तो ये क्यों ऐसा चल रहा है, इसके लिए इतनी क्यों होड़ मची हुई है. गांधी जी के इस पे फोटो लगी है और 1000 में बिक रहा है, क्यों इतनी ज्यादा होड़ है. क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी देती है, इसके पीछे कोई लीगल डॉक्यूमेंट है जो इसको कह रहा है कि हाँ भाई ये इतने का है और तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हारे सर पे बंदूक है. बंदूक इन द मीन्स लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है इसका, कि अगर तुम इसको 1000 नहीं मान रहे हो, इस 1 रुपए के पेपर को, इस 1 रुपए के पेपर को 1000 नहीं मान रहे हो, तो तुम देशद्रोही हो. इवन तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा. ठीक है, और अब सब लोग तो वैसे भूखे होते मान ही लेते हैं, बट जस्ट थिंक दैट रेशनली कि ऐसा क्यों है. तो ऐसा इसीलिए कि अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर केस भी हो सकता है. ओके, सो लेट अस सी दैट व्हाट वुड बी द फियाट मनी एग्जांपल. फियाट मनी और वैधानिक मुद्रा. ओके, तो अगर कोई भी मनी है, कोई भी ऐसा पेपर है, उस पर रुपया पैसा जो भी लिखा है ऐसा, उसको फियाट मनी तभी कहेंगे जब वो 2 कंडीशन को फुलफिल करेगा, वो भी साथ साथ में. ये नहीं कि एक आज पूरा कर दो एक 10 साल बाद, नहीं, साथ साथ दे हैव टू प्रूव द 2 कंडीशंस. फर्स्ट इज दैट कि वो किसी भी फॉर्म में हो, आइदर इट विल बी द फिजिकल करेंसी और आइदर इट बी द वर्चुअल लाइक बिटकॉइन और डिजिटल कॉइन, सेम थिंग क्रिप्टो कॉइन. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन दिस कि व्हिच कैन मेजर द वैल्यूज. ओके, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम. यस, व्हिच कैन मेजर द वैल्यूज. ऐसा थिंग्स है, वो ऐसा पेपर है, ऐसा डिजिटल कॉइन है जो कि वैल्यू को मेजर कर सकता है. अगर
कुछ 1 kg रखा है, 1 kg गोल्ड है, तो ही कैन मेजर द वैल्यू इफ it is the 500 rupee, so how many 500 notes would be required to buy the 1 kg gold? So if it can measure the values, okay. And second condition, he must be issued by the king, coin or government or central bank. कोई उस पे सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब इट मस्ट बी इशूड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2 कंडीशन फुलफिल करने चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी मनी है, अगर वो फियाट मनी है, तो इट वुड बी फुलफिल द 2 कंडीशन एंड इट मस्ट फुलफिल द 2 कंडीशन। व्हाट आर द 2 कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन इज दैट it would can measure or it must measure can measure the value. It has the capacity to measure the values, and value measure करने के लिए most important one thing is that, what was one thing to measure the value? One most important thing is that कि the thing which can measure the value who have a divisibility. Okay, अब 100 रुपए की नोट्स 5 ले लो, 500 पूरे हो जाएंगे। 500 के नोट्स या 100 रुपए के 5 नोट्स दोनों इक्वल हैं, तो दे हैव डिविजिबिलिटीज। तो डिविजिबिलिटी रूल शुड बी अप्लीकेबल ऑन दैट, ओके। एंड आफ्टर द डिवीजन दे शुड बी इक्वल, ओके। एंड सेकेंड थिंग, उस पर किसी किंग कॉइन का ठप्पा लगा होना चाहिए, सिग्नेचर, जैसे हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट आरबीआई गवर्नमेंट का गवर्नर का सिग्नेचर होता है वैसे। तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा पहले वो मेजर कर सके वैल्यूज को। सेकेंड, इट मस्ट बी इशूड बाय द एनी सेंट्रल अथॉरिटी, तो उसको हम कह देंगे फियाट मनी है, ठीक है। ओके, सो लेट अस सी दैट। यहाँ पर कुछ जनरल जीके आप याद रखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो जितने भी कॉइन होते हैं इंडिया में, वो अप टू 1000 कॉइन इशू कर सकती है। कॉइनेज एक्ट 2011 के अंडर, ये वही एक्ट है जो मेल्टिंग को प्रोहिबिट करता है। तो गवर्नमेंट है वो पावर टू इशू द कॉइन्स अप टू 1000। अभी हम देखें तो 20 रुपए कॉइन्स तक, 50 पैसे से 20 रुपए कॉइन्स तक गवर्नमेंट इशू करती है, बट अप टू 1000 कॉइन गवर्नमेंट कैन इशू, ओके। एंड जो 1 रुपये का नोट होता है, दिस आर नॉट इशूड बाय द आरबीआई, आरबीआई नहीं इशू करता। इट इज साइंड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा साइन किया जाता है, और गवर्नमेंट कह सकते हो कि इशू करती है। ऑन 1 रुपये जो नोट होता है वो डजंट कंटेन द आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। जो अगर आप 500 1000 का नोट देखोगे तो उस पर लिखा होता है, लेकिन 1 रुपये के नोट पे नहीं। तो 1 रुपये नोट एंड अप टू 1000 कॉइन इशूड बाय द गवर्नमेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल थिंग्स व्हाट एवर द कॉइन इज इशूड बाय द आरबीआई। तो आरबीआई इशू द करेंसी नोट्स अदर देन 1 रुपये नोट अंडर आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का, उसके अंडर आरबीआई करेंसी नोट इशू करता है, ठीक है। और उस पर आरबीआई गवर्नर का साइन होता है जो कि कहता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, ओके। तो ये याद रखेंगे आप, थोड़ा वो है, केवल इसमें इतना याद रखा कि 1 रुपये कॉइन, 1 रुपये नोट एंड कॉइन दोनों इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके अपार्ट फ्रॉम दैट सब आरबीआई इशू करता है। अब देखो, फियाट मनी हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीगल टेंडर। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी न्यूज आती थी कि हाँ गवर्नमेंट ने 500 एंड 1000 जो करेंसी नोट है उसका लीगल टेंडर विड्रॉ कर लिया। तो क्या मीनिंग है लीगल टेंडर की, उसको हम देखेंगे। लीगल टेंडर होने के लिए भी 2 कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए किसी भी करेंसी को, और वो 2 कंडीशन शुड बी मस्ट बी फुलफिल। तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि इट वुड बी द फियाट मनी, और फियाट मनी के लिए मैंने बोल दिया कि क्या क्या कंडीशन होती है। फियाट मनी के लिए क्या कंडीशन है, वो फियाट मनी के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि वो मेजर कर सके वैल्यूज को किसी भी चीज के, एंड सेकेंड कि वो किसी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया हो। तो ये दोनों पूरा होने के बाद एक और कंडीशन है, अगर फुलफिल हो जाता है तो वो लीगल टेंडर होगा। वो कंडीशन है कि जिससे तुमने पैसा लिया है, या तुम कुछ चीज खरीदने जा रहे हो या सेल करने जा रहे हो, सो द लीगल देयर इज अ लीगलिटी बिहाइंड दैट कि द पर्सन यू विल गिव दैट पेपर, ओके, हु कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। लेनदार जो है उसको अस्वीकार नहीं कर सकता, वो लीगली बाउंड है लेने के लिए ये पैसा। जो 1000 और 500 के नोट्स
डिमोनेटाइज हो गए मीन्स उनका लीगल टेंडर विड्रॉ कर लिया गया। अब उसको अगर आप कहीं ले जाते हो तो लेने के लिए बाउंड नहीं है आपका दुकानदार, आपका शॉपकीपर। बट अगर जो नोट्स चल रही है उसको आप लेकर जाते हो, कोई नहीं लेता, तो आप केस कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना। तो टू बी अ लीगल टेंडर, फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि इट वुड बी द फियाट मनी, इट मस्ट बी अ फियाट मनी। एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट कि द लेंडर और द अदर पार्टी कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। इफ यू हैव टेकन द लोन फ्रॉम समवन एंड you are paying in the money, they cannot refuse to accept. Okay, so if they are fulfilling these two conditions, they are the legal tender. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, थोड़ा मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि क्या लीगल टेंडर है, क्या फियाट मनी है कि नहीं, समझने के लिए भी थोड़ा हेल्प होगा। देखते हैं थोड़ा। देखो ये कॉलम में जो यहाँ पर लिखा है, इज इट इन फॉर्म ऑफ फिजिकल नोट और डिजिटल कॉइन दैट कैन मेजर द वैल्यूज एंड इशूड बाय द सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल अथॉरिटी। अगर ये कॉलम ए एंड बी आर प्रूव देन दिस इज द फियाट मनी। And if it is a legally valid transaction in India as per the coinage और RBI Act, then it is a legal tender. Okay, सेम थिंग जो मैंने बताया था वही। अब आपको सोचने का टाइम है यहाँ पर। इंडियन जो रुपीस जो अभी चल रही है, कॉइन्स है, जो नोट्स है, या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो ई रुपीज है, आई है ना डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक की, क्या वो फियाट मनी है? तो सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या वो फिजिकल करेंसी या डिजिटल फॉर्म में है और मेजर कर सकती है वैल्यू? हाँ यार, वैल्यू तो मेजर कर सकती है। 100 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट जो आज चल रहा है वो किसी की भी वैल्यू मेजर कर सकता है। या डिजिटल कॉइन जो है वो भी, अगर मुझे कोको कोला 40 का लेना है, 100 रुपये पड़े हैं वॉलेट में, तो 40 पेमेंट करके ले सकता हूँ। हाँ, वैल्यू तो मेजर कर सकता है। तो हाँ, ये तो हो गया 1 पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर है, तो इस पर टिक कर दो। फिर क्या वो किसी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया? हाँ यार, दिस इज इशूड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी बिकॉज देयर इज अ साइन ऑफ द गवर्नर। द गवर्नर हैव इशूड द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, द गवर्नर हैव इशूड द RBI have issued the 500 notes, which are 100 notes. So this is issued by the central authorities. So this is also, so if these are both are, then it is a fiat money. तो fiat money है ना, क्योंकि दोनों प्रूव कर रहा है। Now we will see that कि it is a legal tender. अब देखो fiat money तो है। Now one more thing they have to be proved. The thing is that कि if you are paying, they cannot refuse. तो अगर कोको कोला I am paying through the central bank digital currency, if they can refuse, no. अब वो अलग बात है, उसके पास वो सिस्टम ना हो, लेकिन अगर सिस्टम है लेने का तो दे कैन नॉट रिफ्यूज। एंड इफ दे कैन नॉट रिफ्यूज, सो दिस इज अ लीगल टेंडर। ओके, तो दिस इज द लीगल टेंडर। जो डीमोनेटाइज हो गया, जिसका लीगल टेंडर विड्रॉ कर लिया गया, जो 500 के नोट थे, 1000 नोट थे, इफ दे आर इशूड बाय एंड दे कैन मेजर द वैल्यू, यस दे कैन, इवन आज भी वो मेजर कर सकते हैं वैल्यू, ऑफकोर्स दे कैन मेजर द वैल्यूज। दे आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, यस सेंट्रल बैंक सेंट्रल अथॉरिटीज, तो ये भी सही है। तो दे आर फियाट मनी, यस दे आर फियाट मनी बिकॉज दे कैन मेजर वैल्यू एंड दे आर इशूड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। बट क्या लेंडर, क्या डिपोजिटर, क्या शॉपकीपर इज आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट? नो, दे आर नॉट लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट। एंड इफ दे आर नॉट लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट दैट डिमोनेटाइज मनी, देन दिस इज नॉट लीगल टेंडर। द डिमोनेटाइज मनी इज नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया नाउ। डॉलर हो गया, युआन हो गया, या अदर नेशन की जो करेंसीज हो गई, इज दे आर इशूड बाय द एंड इज दे आर able to measure the value? Yes, they can measure the values. You can use the dollar to measure the value of anything like a Indian rupees. Is they are issued by the central bank? Yes, every nation have their central authority to issue the coin. So if it both are completed, then it is a fiat money. Of course, fiat money तो सब किसी भी नेशन की करेंसी हो, fiat money तो है। बट क्या वो, आप ये बताइए, क्या आप इंडिया में शॉपकीपर के पास जाते हैं, डॉलर देते हैं तो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। और अगर वो नहीं एक्सेप्ट करता है तो वो लीगल टेंडर इंडिया में नहीं है। ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, ये सब क्या है? तो गवर्नमेंट, जैसे अगर आपको लोन लेना होता है तो आप क्या करते हो, आप अपनी कोई प्रॉपर्टी दिखाते हो बैंक को, और बैंक क्या करता है, आपको लोन दे देता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लोन लेना होगा तो वो क्या करेंगे, वो भी कुछ देंगे ना प्रूफ के लिए। तो वो प्रूफ के लिए पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी देते हैं, वो पैसे जैसा ही मान सकते हो। अभी क्या ऐसे कुछ लिखा रहेगा कि हाँ मैं इतने दिन में इतना इंटरेस्ट देकर पे कर दूंगा, पैसा लूंगा जिससे, तो वो गवर्नमेंट इशू करती है। तो ये गवर्नमेंट का आप कह सकते हो लोन लेने का कोलेटरल है। ठीक है, तो पहली बात, क्या वो मेजर कर सकता है वैल्यूज? जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है, वो ट्रेजरी बिल जो है वो मेजर कर सकती है वैल्यू। अगर मान लो कि ये 1000 की ट्रेजरी बिल है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो क्या ये मेजर कर सकती है वैल्यू? मुझे 10 रुपये का टी पीना है,
तो क्या मैं इसे देकर टी ले सकता हूँ? नहीं ले सकते यार। और वो सेलर जो है टी वाला, वो मना भी कर सकता है, देखो भाई मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या करूँगा, मुझे पैसे चाहिए, मुझे 10 रुपये चाहिए, ठीक है, तो मना भी कर सकता है। तो ये पहली बात, वो वैल्यू भी मेजर नहीं कर सकती। हाँ, सेंट्रल बैंक और सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट के द्वारा इशू तो किया जाता है। 1 मिनट, इसको क्लियर करता हूँ, बहुत ज़्यादा गोचा पोच हो रहा है। ओके, व्हाट हैपेंड, गिव मी 1 मिनट प्लीज। यस, इट्स ओके, ऑल इज ओके, हो गया हमको लिखने पर लेटेस्ट स्टार्ट। तो मैं कह रहा था गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू तो किया जाता है, मान लो सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट है और इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, लेकिन वो मेजर नहीं कर सकता वैल्यू को, तो वो फियाट मनी नहीं, क्योंकि ये दोनों साथ में कंप्लीट होने चाहिए, तभी वो फियाट मनी होगा। जो शॉपकीपर है, जो वो मना कर सकता है लेने से, तो ये लीगल टेंडर भी नहीं है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, बॉन्ड्स हो गए, ये सब कोई भी लीगल टेंडर नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी हो गई वो भी लीगल टेंडर। वो बात अलग है कि आपकी प्रॉपर्टी का कागज कोई भी ले लेगा चाय के लिए, लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं है। मना भी कर सकता है अगर कोई दयालु और ईमानदार हो तो, ठीक है। ये शेयर बॉन्ड में बता दिया, चेक हो गया, एटीएम कार्ड्स, हाँ एटीएम एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, इज दे आर लीगल टेंडर, इज दे आर फियाट मनी। क्या वो वैल्यू मेजर कर सकता है क्रेडिट कार्ड? आप एक क्रेडिट कार्ड लेकर जाओ किसी चाय वाले को, दो कह दो लो भाई और मुझे एक चाय दे दो, वो लेगा वो क्रेडिट कार्ड? नहीं लेगा वो, ठीक है। तो दे कैन नॉट मेजर वैल्यू एंड इवन द सेलर कैन रिफ्यूज, ओके, सो दे आर नाइदर द फियाट मनी नॉर दे आर लीगल टेंडर, ओके। तो बोथ आर ट्रू। थोड़ा सोचना, मतलब नहीं आया तो बताना यार, समझा दिया जाएगा, इतना बड़ी बात। सोचो कि एटीएम कार्ड आप लेकर जाते हो कहीं पे और 1 एटीएम कार्ड देते हो, कहते हो कि मुझे एक चाय दो, क्या वो देने के लिए बाध्य है? इट इज बाउंड टू गिव यू 1 कप ऑफ टी फॉर द 1 एटीएम कार्ड? नो, ही कैन डिनाई, इवन यू आर टेलिंग द ओटीपी एंड इवन यू आर टेलिंग द पिन टू देम, ओके, सेम थिंग। अगर वो सच्चा है तो कहेगा कि मुझे पिन नहीं चाहिए, मुझे 10 रुपये ही चाहिए। नेक्स्ट देखते होगे आपको कहीं कहीं पर किराना कॉइन होते हैं, कि जैसे आपने 1000 का सामान लिया, वो कहेंगे कि 900 ले लो, सॉरी 1000 रुपये दिया आपने और 900 का सामान लिया, तो वो 100 रुपये की कॉइन दे देंगे कि ये हमारी कॉइन है, ले जाओ, और जब ये लेकर आओगे तो यूज कर सकते हो फिर से शॉपिंग के लिए, मतलब बिजनेस ट्रिक। तो ये किराना कॉइन हो गया, या कैसीनोज हो गया, कहीं कहीं आप कैसीनो में जाते होंगे तो पहले बाहर ही आपसे रुपए ले लेते हैं और वो अपना कॉइन देते हैं, ठीक है, या फिल्म स्टार के जो होते हैं वो सब। तो पहली बात, वो कोई सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू नहीं किए जाते, ना वो मेजर कर सकते हैं वैल्यू को मार्केट में, तो ना वो लीगल टेंडर है, ना वो फियाट मनी है, कुछ नहीं है, बर्बाद है। तो आज से इन सबको लेना बंद कर दो भाई, कोई ऑफेंड मत होना, ठीक है। अब देखते हैं बिटकॉइन जो हो गया, ठीक है, ये क्या मेजर कर सकता है वैल्यू को? ऑफकोर्स बिटकॉइन तो मेजर कर सकता है वैल्यू भाई, आराम से मेजर कर सकता है, बट वो कोई सेंट्रल अथॉरिटी थोड़ी ना इशू किया, कोई गुमनाम अननोन पर्सन है इशूड द बिटकॉइन। So this is not fiat money, and if it is not a fiat money, it is of course not would be the legal tender, and it is also not a legally bound someone to accept that. इंडिया में आप बिटकॉइन किसी को दे रहे हो तो वो ना लेने से मना कर सकता है, ठीक है। बिटकॉइन के बारे में कुछ जनरल जीके देखते हैं। बिटकॉइन इज नॉट अ फियाट मनी येट इट इज अ लीगल टेंडर इन एल साल्वाडोर नेशन, बट इट इज अ एक्सेप्शन, ठीक है। बिटकॉइन कोई फियाट मनी नहीं, क्योंकि वो किसी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू नहीं किया जाता, बट वो लीगल टेंडर कई नेशन ने मान लिया कि हाँ हमारे यहाँ ये लीगल टेंडर के रूप में यूज किया जाएगा, तो उन्होंने माना। यहाँ पर आप थोड़ा रेशनलिटी लगाइए, उन्होंने माना तो वो अपना मान रहे कि हाँ ये हमने इशू किया है, तो मतलब सेंट्रल अथॉरिटी उसमें इवॉल्व हो गई, तो अब वो लीगल टेंडर हो ही गया, क्योंकि जब सेंट्रल अथॉरिटी इवॉल्व हो गई तो। लेकिन वो कोई सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू नहीं किया गया, तो इसलिए वो लीगल टेंडर और फियाट मनी दोनों नहीं है। कमोमरेटिव कॉइन्स, जैसे आप देखते होंगे कि कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैव इशूड मेनी टाइम्स द 100 rupees commemorative coins for the freedom fighters. So is they are fiat money? Just think, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या वो फियाट मनी है यार। तो फियाट मनी जैसे दिमाग में आता है तैसे आपको 2 पॉइंट याद आने चाहिए कि क्या वो 2 पॉइंट मेरे कंप्लीट करता है। फर्स्ट पॉइंट, क्या वो मेजर कर सकता है वैल्यू को? तो आप सोचो कमेमोरेटिव कॉइन 100 रुपये लिखे हैं, तो यस इट कैन मेजर द वैल्यूज, ओके। सेकेंड थिंग इज दैट, सेकेंड देखो फियाट मनी होने के लिए 2 चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। फर्स्ट तो हो गया यस इट कैन मेजर द वैल्यू एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ मनी। सेकेंड कंडीशन इज दैट कि इट मस्ट बी इशूड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी। सो यस गवर्नमेंट ने इशू किया है, गवर्नमेंट से बड़ा सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? तो यस यार इट इज अ फियाट मनी, नो डाउट इट इज अ फियाट मनी, कमोमरेटिव कॉइन इज अ फियाट मनी, बट इज दिस आर लीगली बाउंड समवन टू एक्सेप्ट?
No, government have not said that ki I am issuing this commemorative coin on the name and it is legally bound to accept all the tea seller, all the shopping holder, all the phone or electronics. No, these are not legally acceptable. So it is a not legal tender. Even commemorative coin is a fiat money. तो याद रखना ये. तो ये याद रखें, commemorative coin is fiat money because it can measure value and it is issued by the government, central authorities. But because it is not a legally bound and creditor seller can refuse to accept, that's why it is not a fiat money. Okay? मैंने आपको वहाँ पर एक चीज़ बताया था कि चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, तो क्या वो मेजर कर सकते हैं वैल्यू? तो मैंने कहा था कि एक चेक के बदले आप क्या, तो वहाँ पर सर ने भी समझाया, देख लीजिए. 1 tea of cup not equal to the 1 check of leaf. तो चेक इज नॉट कैन नॉट मेजर द वैल्यूज. वैल्यू को नहीं मेजर कर सकता एक चेक ना. आपने ऐसे चेक है, आप कहेंगे कि उस पर मैं 10 रुपये लिख के दे दूंगा, तो भाई आप 10 रुपये उस पर लिख के दे रहे क्या, बट ये जरूरी थोड़ी ना है कि वो मतलब वैल्यू उसकी मेजर करता हो. इसी चेक की मतलब आप उसको बार बार चेंज कर सकते हैं. आप इसी चेक पे 10 लिख सकते हैं, इसी चेक पे 1000, इसी पे 10 लाख. So it is not able to measure the values. Okay, and even you say that 1 check is equal to 1 tea of coffee, 2 tea cups, so check is not able to. Okay, so it is not able to measure the value, but it is an instrument. Check is not a money. चेक कोई मनी नहीं है. क्रेडिट कार्ड कोई मनी नहीं है. डेबिट कार्ड कोई मनी नहीं है. दे आर इंस्ट्रूमेंट टू यूज द मनी. और अगर नहीं पता चलता है इससे तो आप रट्टा मारो कि ये सब कोई मनी नहीं है. और ये तो एक कॉमन सेंस से रट्टा भी मारा जा सकता है. ओके, तो अब आगे चलते हैं. इसको डिलीट करने की जरूरत भी ना लागे बनने. यहां पर सर ने बहुत अच्छे से समझाया, फिर एक बार देख लेते हैं. ठीक है, बिकॉज लीगल टेंडर एंड फियाट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो फर्स्ट इज इट, इज दिस इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल डिजिटल करेंसी नोट and can measure the value? If yes, okay, can this thing be used for the measuring of the value and goods and service? If yes, then is it issued by the king and queen and central bank? If yes, then it is a fiat money. Okay, but even if it is in the form of digital currency and paper currency, अगर वो इसके फॉर्म में नहीं है तो वैसे वो मनी नहीं होगा, फियाट मनी नहीं होगा. और जब फियाट मनी नहीं होगा तो लीगल टेंडर नहीं होगा, क्योंकि लीगल टेंडर होने के लिए पहले फियाट मनी होना जरूरी है. Okay, and even if it is in the form of physical currency, digital currency note, and if you cannot measure the value, it is not fiat money, and if it is not fiat money, it cannot be a legal tender. तो लीगल टेंडर होने के लिए पहले फियाट मनी होना जरूरी है, ये याद रखना. और फियाट मनी होने के लिए पहले ये दो चीजें, मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज एंड इशूड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, ये होना जरूरी है. एंड इफ इट इज अ लीगल फियाट मनी, मान लेते हैं, यस, इफ इट इज अ फियाट मनी, देन if it is a legally valid for all the transaction in India as per the RBI or Coinage Act. Lender, receiver, creditor, seller cannot refuse. If it is a legally valid, then it is a legal tender. And if it is a not a legally valid, then it would be left over as a fiat money. तो ये आप याद रख सकते हैं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं डॉलर जो है यूएसए का, वो भी फियाट मनी, क्योंकि वो मेजर कर सकता है वैल्यू को, सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है. भले हमारे देश की सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कहीं की तो है. सो इट इज इशूड बाय द अमेरिकन सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट कैन मेजर द वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट बिकॉज इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन इंडिया, सो इट इज नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया. बहुत समझाया इसके बारे में. ये लास्ट टॉपिक है, करेंगे आज, उसके बाद में करेंगे लीगल टेंडर, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर. आई विल टेल यू इन द क्रिस्प दैट जस्ट रिमेंबर दैट की द कॉइन्स you are seeing that these are the limited legal tender. Limited means in the limit you can use them. You cannot use them to pay the 1 lakh in the form of coin. There is a limit to pay the balance under the coin. Agar if you pay the 1 lakh in the form of coin, the seller can refuse to accepting payment beyond a limit. Beyond a limit, if you are paying in the coin, they can refuse. अनलिमिटेड लीगल टेंडर, जो ये पेपर नोट होते हैं, नो सच रिस्ट्रिक्शन, एंड अंडर द आरबीआई एक्ट सेक्शन 20 एवरी बैंक नोट इज अ लीगल टेंडर इंडिया. दे कैन बी यूज फॉर सेटिंग एनी अमाउंट.
तो आप कह सकते हैं कि जो बैंक मनी होती है वो लीगल, अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, अनलिमिटेड जितना मन उतना पे करो। जो कॉइन करेंसीज होती है वो लिमिटेड है। एनी डेप्ट इन इंडिया, लेंडर जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता कि देखो मैं इतने लिमिट के बाहर नहीं लूंगा, उसको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। बट ये जो मैंने बताया कि जो कॉइन्स है वो कॉइनेज एक्ट में भी दिया गया है कि आप 1 रुपये का यूज करके केवल 1,000 तक ही पे कर सकते हो। आप 1,000 एक रुपये का कॉइन यूज करके आप 10,000 किसी का पेमेंट नहीं कर सकते। वो कैसे गिनेगा यार, उसको प्रॉब्लम भी होगी ना, सोचो जरा। तो ऐसा उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, इसलिए वो लिमिटेड हो गया। जबकि हम कहते हैं यहाँ पर एक, आप देखो, आप एमसीक्यू के लिए तो एमसीक्यू के लिए या पीवाईक्यू के लिए यही याद रखेंगे कि जो कॉइन है वो हमारा लिमिटेड लीगल टेंडर है, जो हमारा नोट्स है, जो पेपर करेंसी है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। लेकिन जो फाइनेंस एक्ट जो हमारा आता है वो कहता है जो कैश ट्रांजैक्शन है वो लेस देन 2 लाख ही कर सकते हो आप, उसके बाद आपको चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, इसका यूज करना पड़ेगा। तो ये, लेकिन आप एमसीक्यू के लिए ये भूल जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमसीक्यू में वही याद रखेंगे, लीगल क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या है। तो यहां पर समझ दिया गया है, बट फॉर एमसीक्यू सिंपली एक्सेप्ट दैट द बैंक नोट्स इज ए अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स। अब ये कुछ एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद वीडियो स्टॉप करूंगा आज के लिए, ठीक है। एमसीक्यू कह रहा है व्हिच आर करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर। प्री में पूछा गया 2018 में, मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर, ओके। कह रहे हैं कि द मनी व्हिच इज टेंडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफरे द फी ऑफ लीगल केसेस। देखो, द मनी यू कैन यूज द चेक टू पे द मनी फॉर द लीगल केसेस, बट इट इज अ लीगल टेंडर। चेक इज अ लीगल टेंडर। चेक इवन कैन नॉट मेजर द वैल्यू। आई हैव से दैट कि भाई रट्टा मारो अगर नहीं याद होता, एक चेक इज नॉट इक्वल टू 1 कप ऑफ टी, तो चेक इज नॉट अ लीगल टेंडर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, तो फर्स्ट द ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है द मनी व्हिच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन। मैंने क्या कहा था, क्रेडिटर कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। तो क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन अंडर लीगली बाउंड, यू कैन से दैट, टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीगल टेंडर। The creditor, the seller, the buyer cannot refuse to accept this money. Okay, this is a legal tender. This is the definition of legal tender. True. फिर ये कह रहे हैं द बैंक मनी। बैंक मनी क्या है, मैंने बताया था क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, दीज ऑल आर द बैंक मनी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, दे आर बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्स्ट्रा। वो लीगल टेंडर है। क्या तुम एक क्रेडिट कार्ड देकर एक गाड़ी खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। तुम्हारे क्रेडिट कार्ड में 10 ही रुपए हो तो, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ लीगल टेंडर। द मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन इन कंट्री। किसी भी कंट्री में जो मेटालिक मनी होती है, क्या उसको हम लीगल टेंडर बोल सकते हैं केवल सर्कुलेशन होने से? नहीं यार, सर्कुलेशन कोई भी मनी हो तो क्या वो लीगल टेंडर हो जाएगी? जो मान लीजिए एक बार है ये, या फिर आप मान लो, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कोई प्लेस है। ऐसे कहा जाता है कि आसाराम बापू जी, आसाराम बापू ही बोलूंगा, जी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। आसाराम बापू के जब उसमें एंटर करते थे तो वो अपना कॉइन पूरा उसमें चलाते थे, पूरे हॉल में। मतलब यहाँ पर पैसा आप दोगे, वो अपना कॉइन देंगे, उसी पैसे के एक कॉल में जितना उनका होता होगा, और उस कॉइन का यूज करते थे उसमें जो भी आपको खरीदना था उनके आश्रम में, सब कुछ, ठीक है। तो क्या वो सर्कुलेशन में तो लीगल टेंडर है? बिल्कुल नहीं, उनके अपने घर में होगी। इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर नहीं, उनके आश्रम के बाहर नहीं, तो वो लीगल टेंडर नहीं है। सर्कुलेशन में तो वो भी है, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू। सेकेंड एमसीक्यू देखते हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व करें इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और हाँ, न्यू है, इस पर थोड़ा हाथ नहीं बैठा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आई होप यू विल अंडरस्टूड। सेकेंड कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सीडीएस में पूछा गया था 2011 में। देखो, जो फंक्शन ऑफ मनी मैंने बताया था उस पर भी क्वेश्चन आया है, बट यहाँ पर मैंने पीवाईक्यू नहीं इंक्लूड किया। जब मैं पीवाईक्यू कराऊंगा तब कराऊंगा। इन इंडिया द मिनिमम डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन मीन्स आप कह सकते हो कि जो उस पर फेस वैल्यू लिखा होता है ना, उसको डिनोमिनेशन कह सकते हो। फेस वैल्यू, अभी मान लो कि फेस वैल्यू इज इक्वल टू द डिनोमिनेशन, ओके। बट जैसे डिनोमिनेशन की जब हम बात करते हैं तो व्हाट एवर द मनी एंड लीगल टेंडर आर द सर्कुलेटिंग इन इंडिया और सर्कुलेटिंग इन एनी नेशन,
सो द टाइप ऑफ देयर इज कॉल्ड द डिनोमिनेशन। मतलब 10 रुपये के नोट भी हैं, 20 के भी हैं, 50 के भी हैं, 60 के भी हैं, तो 60 के नहीं है सॉरी, 100 के भी हैं, 500 के भी हैं। तो दीज आर द डिनोमिनेशन ऑफ मनी। तो ऐसे आप कह सकते हैं दीज आर द डिनोमिनेशन, एग्जाम्पल ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ मनी इन इंडिया। ओके, तो कह रहे हैं कि द मिनिमम डिनोमिनेशन कॉइन की बात करें, एक्सेप्टेबल फॉर द ट्रांजेक्शन इज 50 पैसा। यस इट इज़ ट्रू। अभी आप कहेंगे कि 50 पैसा तो चल नहीं रहा है, मेरे यहाँ भी नहीं चल रहा है, बट गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा है कि नहीं चलेगा, वो बात अलग है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो 50 पैसा इज अ मिनिमम डिनोमिनेशन है जो कि इंडिया में यूज किया जा रहा है एज अ लीगल टेंडर। कॉइन बिलो 50 पैसे फॉर 50 प्राइस इज नॉट लीगल टेंडर फॉर द पेमेंट। यस, 20 पैसे का यूज आप नहीं कर सकते, 10 पैसे का यूज आप नहीं कर सकते इंडिया में, लेकिन 50 का भी वैसे कोई नहीं एक्सेप्ट करता, बट यस इट इज अ लीगल टेंडर। सो यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट कि द मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ लीगल टेंडर इज अ 50 पैसा एंड मैक्सिमम इज अ 2000 इन इंडिया। 2000 का जो नोट्स है वो विड्रॉ हुआ है, बस उसका लीगल टेंडर नहीं विड्रॉ किया गया, उसको केवल अभी वो लीगल टेंडर है 2000 का। तो आप उसको ये मत बोलना, आरबीआई ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ जो 2000 के नोट्स थे वो लीगल टेंडर नहीं, वो दे आर इवन टुडे आर द लीगल टेंडर इन इंडिया द 2000 नोट्स। सो इन दिस बोथ ऑप्शन आर ट्रू। ओके, सो टुडे आई विल स्टॉप देयर एंड अभी थोड़ा हाथ भी नहीं इस पे चल रहा है, तो नेक्स्ट वी विल कंप्लीट इन अदर क्लासेस। ये पिलर 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पिलर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। तो इसको अगर हम 7 से 8 दिन भी लेते हैं तो कोई ज़्यादा दिन नहीं होगा, अच्छे से कर लेंगे। हर एक टॉपिक को देख लो, मैं जो इंपॉर्टेंट है उसको कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ। फियाट मनी, लीगल टेंडर, फंक्शन ऑफ मनी, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो वो तीनों मैंने बहुत बार आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करके बताया। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, बिल्कुल समझाया जाएगा, कोई बात नहीं है। ओके, अगेन ऑल द राइट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एंड दीज आर लीगली टू द अनअकैडमी एंड मुरनाल सर। थैंक यू सो मच। अगर कोई ऐसा इशू होता है तो वीडियो हटा दी जाएगी, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई भी वैसा इशू नहीं है। जय हिंद, जय भारत। वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर दैट।